चैनल साइन यूपीपीएससी। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2017 में आए हुए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड साइंस के क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था। आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट और यूपी स्पेशल के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, लाइफ फाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है, लाइफ फाई का विस्तृत रूप है लाइट फिडेलिटी यानी प्रकाश तद्रुपता है। ऑप्शन बी है, भारत में लाइफ आई का सफल परीक्षण 29 जनवरी 2018 को सूचना प्रसारण मंत्रालय ने किया था। ऑप्शन सी है, लाइफ आई द्वारा 10 GB प्रति सेकंड डाटा को 1 किलोमीटर की परिधि में भेजा जा सकता है। ऑप्शन डी है, इसका क्रियान्वयन ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क द्वारा किया जाता है। कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है इसमें सही नहीं है। चलिए डिटेल देख लेते हैं इसका। लाइफ आई एक वायरलेस ऑप्टिकल नेटवर्किंग तकनीकी है। इसमें डेटा के संचरण के लिए प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी का प्रयोग किया जाता है। 29 जनवरी 2018 को इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के द्वारा लाइफ आई का सफल परीक्षण किया गया था। ये करंट का भी क्वेश्चन रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ट्राई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नियामक संस्था है। ऑप्शन ए है यातायात, ऑप्शन बी है पर्यटन, ऑप्शन सी है तकनीकी शिक्षा और ऑप्शन डी है दूरसंचार। तो ट्राई जो है वो दूरसंचार क्षेत्र की नियामक संस्था है। डिटेल देखते हैं। भारत में दूरसंचार सेवाओं पर नियंत्रण हेतु केंद्र सरकार द्वारा 20 फरवरी 1997 को भारत दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अर्थात ट्राई की स्थापना की गई थी। इसका संबंध भारत में दूरसंचार सेवाओं के उन्नयन एवं विकास से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका एनवायरमेंट से है। इसमें दिया है आपका सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और सही कूट का चयन करना है। राष्ट्रीय उद्यान दिया है और राज्य दिया है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है देख लेते हैं। एक तरफ आपका दिया है इंटांकी, बेतला, सिरोही और गुइंडी या गुइनडी भी इसी को बोलते हैं। राज्य है आपका झारखंड, तमिलनाडु, नागालैंड, मणिपुर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी सही है। देख लेते हैं इसका डिटेल। तो इंटांकी जो है राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ है? इंटांकी आपका नागालैंड में है। बेतला जो है झारखंड में है। सिरोही मणिपुर में है और गुइंडी या गुइनदी जो आपका तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? जलमंडल, जीवोम, स्थल मंडल या जयमंडल। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो आपका क्या है? जयमंडल है। डिटेल देख लेते हैं। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र जयमंडल है। जयमंडल सामान्य रूप में पृथ्वी की सतह के चारों ओर व्याप्त एक आवरण है जिसके अंतर्गत जंतुओं तथा वनस्पतियों का जीवन बिना किसी रक्षक साधन के संभव होता है। जीवमंडल मुख्य रूप से 3 संघटकों से निर्मित है: जैविक संगठक, अजैविक संगठक और ऊर्जा संगठक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, स्वपोषी जिसे स्वपोषणज भी कहते हैं स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। सेकंड आपका दिया है स्टेटमेंट है, द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी यानी विषम पोषणज स्तर के उत्पादन स्तर से है। कौन सा इसमें कथन सही हो जाएगा? तो आपका देखिए दोनों कथन सही है। डिटेल देखते हैं। स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है जबकि परपोषी स्तर के उत्पादन को द्वितीयक उत्पादकता कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक संगठकों को 2 प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है, स्वपोषी संगठक और परपोषी संगठक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है या बढ़ सकती है या घट सकती है? तो एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की जो मात्रा होती है वो एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या होता है? हमेशा घटती है। डिटेल देख लेते हैं इसका। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशीय होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पूछा भी जाता है कई बार। ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशीय होता है, ये याद रखना है। यह प्राथमिक उत्पादकों से उत्तरोत्तर पोषण स्तरों में जाती है और इस स्थानांतरण में ऊर्जा का ह्रास होता है। इसके लिए रेमंड लिंडेमैन ने 10% का नियम दिया था जिसके अनुसार एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा के स्थानांतरण में मात्र 10% ऊर्जा ही संचित हो पाती है और 90% अगले को ट्रांसफर हो जाती है। यही आपका जो है रेमंड लिंडेमैन का 10% का नियम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन में या उपोष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन में या शीतोष्ण आर्द्र वन में या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में? तो सबसे ज्यादा जो है पादप विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाई जाती है। डिटेल देखते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार प्रकार के वनों में
अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है। भूमध्य रेखा के दक्षिण या उत्तर में लगभग 28 डिग्री के भीतर पाए जाने वाले वनों को उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहा जाता है। ये वन पादप तथा प्राणियों के विकास एवं वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं प्रदान करते हैं, क्योंकि इनमें वर्ष भर उच्च वर्षा और तापमान रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका यूपी स्पेशल से है। भारत के राज्य में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी है? तो ये अभी तक यूपी जो है इन तीनों फसलों में ही नंबर 1 पे है, गेहूं, गन्ना और आलू। ठीक है, डिटेल देख लेते हैं। भारत के राज्य में उत्तर प्रदेश गेहूं, गन्ना और आलू का शीर्ष उत्पादक राज्य है, जबकि चावल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। मूंगफली का शीर्ष उत्पादक राज्य जो है गुजरात है, तथा कपास का सर्वाधिक उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। वैसे भी इसे जो करंट से हमें अपडेट करना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है। ये तो कहाँ स्थित है? वाराणसी में स्थित है। इसकी आधारशिला जो है केंद्र सरकार द्वारा नवंबर 2014 में रखी गई थी, नवंबर 2014 में रखी गई थी, जिसे 22 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था। तो ये करंट का क्वेश्चन भी रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। तो ये कहाँ है आपका? जो है मथुरा में है। ठीक है, डिटेल देखते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान मथुरा में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो नोएडा जो है गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। डिटेल देखते हैं। नोएडा अर्थात न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में अवस्थित है। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी जिसे हम कहते हैं दिल्ली एनसीआर क्षेत्र का क्या एक उपनगर है। उल्लेखनीय है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में अवस्थित है। करंट का क्वेश्चन है नेक्स्ट जो है आपका वो वर्ष 2018-19 का बजट का आकार पूछा है। तो ये हमें 23-24 से 22-23 का बजट का आकार जो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, करंट का क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन है भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है। कारण दिया है पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं। ऐसा नहीं है बिल्कुल। देखिए कथन आपका सही है लेकिन कारण गलत है। ठीक है, भोजपुरी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है, जबकि कारण असत्य है, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग भोजपुरी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं को बोलने में भी सहज होते हैं। ठीक है, असहज नहीं बल्कि सहज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? तो ये तो बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ये लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। दशहरी आम को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग का विशेष कानूनी दर्जा भी प्राप्त है। एक अलग स्वाद और सुगंध के कारण दशहरी आम की विशेष पहचान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें इलाहाबाद नहीं है, बाकी आगरा, खुर्जा और मेरठ है। डिटेल देख लेते हैं। विकल्पों में इलाहाबाद के अतिरिक्त शेष तीनों निर्यात विकास केंद्र हैं, जिनसे निर्यात होने वाली वस्तुओं का विवरण निम्नवत है। आगरा से क्या क्या निर्यात होता है? सिल्क, कारपेट, हस्तशिल्प सामान, संगमरमर उत्पाद, बैग। और खुर्जा से पॉटरी, सेरेमिक टाइल्स आदि, तथा मेरठ से टेक्सटाइल, खेल का सामान और स्वर्ण आभूषण निर्यात किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि कितनी है? तो ये है 8 वर्ष। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि वर्तमान में 8 वर्ष है। पूर्व में इसका कार्यकाल 6 वर्ष का था, जिसे लोकायुक्त उप लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2012 द्वारा बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया गया था। किसी राज्य के लोकायुक्त की नियुक्ति उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कन्नौज इत्र का शहर है। कारण है कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है। तो देखते हैं। सी ऑप्शन सही है, ए सही है, परंतु कारण जो है आपका गलत है। कन्नौज को इत्र का शहर कहा जाता है, किंतु कारण असत्य है, क्योंकि कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग नहीं है। इस व्यवसाय के अतिरिक्त कन्नौज तंबाकू व्यापार के लिए भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के निम्नलिखित उद्देश्य पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का चयन कीजिए। भी आपका करंट का क्वेश्चन रहा था। वैसे देखिए इसमें ऑप्शन बी सही है, यानी केवल 2 कथन सही है। पहला कथन दिया था आपका औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन और दूसरा कथन दिया था औद्योगिक अनुमोदन। तो कह रहा था सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग का उद्देश्य क्या है आपका? औद्योगिक अनुमोदन। डिटेल देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के उद्देश्यों के संदर्भ में प्रश्नगत कथन 2 सत्य है। ठीक है, और पहला असत्य है, क्योंकि इस विभाग का संबंध औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन से नहीं है। मुख्यमंत्री कार्यालय में स्थापित इस विभाग का प्रमुख उद्देश्य राज्य में औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। डिटेल देखते हैं। बनारस घराने से संबंधित प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म 8 मई 1929 को बनारस में हुआ था।
पद्मश्री, पद्म भूषण तथा पद्म विभूषण आदि सम्मानों से सम्मानित गिरिजा देवी की मृत्यु 24 अक्टूबर 2017 को कोलकाता में हुई थी। तो ये भी उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर जो है आपका बलिया है। सबसे पश्चिमी शहर कौन सा है आपका? वो शामली है। डिटेल देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर और पश्चिमी जिला क्रमशः जो है बलिया और शामली है। यानी सबसे पूर्वी शहर की बात करता है तो बलिया है, और पश्चिमी जिले की बात करता है तो वो शामली है। और इसी प्रकार से उत्तरी कौन सा है आपका? सहारनपुर है, और दक्षिणी जिला कौन सा है? सोनभद्र है। बलिया जो है वो बिहार से 3 जिलों से घिरा हुआ, बिहार के भोजपुर, छपरा और सिवान। ठीक है, यानी कि बलिया की जो पूर्वी सीमा है वो बिहार के 3 जिलों भोजपुर, छपरा और सिवान से घिरी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? शहर है और विशेषता, वाराणसी, लखनऊ, झांसी, मुरादाबाद। विशेषता है संस्कृति एवं धर्म, प्रदेश की राजधानी, औद्योगिक केंद्र और पीतल उद्योग। तो इसमें कह रहे हैं कौन सी शहर की कौन सी विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन सी है, झांसी की विशेषता औद्योगिक केंद्र नहीं है, बल्कि झांसी क्या है आपका? ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। बाकी सभी जो है कथन वो सुमेलित हैं। जैसे वाराणसी आपका सांस्कृतिक एवं धार्मिक केंद्र है, और लखनऊ जो है प्रदेश की राजधानी है, मुरादाबाद जो है पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इस प्रकार आपका ऑप्शन जो है वो सी सुमेलित नहीं है। ठीक है, झांसी जो है वो ऐतिहासिक पर्यटन स्थल के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर है? तो काष्ठ नक्काशी के लिए कौन प्रसिद्ध है आपका? सहारनपुर। ठीक है, डिटेल देखते हैं। काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का सहारनपुर नगर प्रसिद्ध है। कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट के नाम से प्रसिद्ध सहारनपुर से प्रदेश की काष्ठ नक्काशी उत्पादन का लगभग 90% भाग प्राप्त किया जाता है। सहारनपुर इसके अलावा सूती वस्त्र, चीनी प्रसंस्करण और गत्ता निर्माण व कागज आदि उद्योगों के लिए भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थापित है, कहाँ पे है? तो वो इलाहाबाद में है। डिटेल देखते हैं। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर देश में कुल 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना की गई है। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो है आपका इलाहाबाद में है। उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है? पटियाला में है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र दीमापुर में है। पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कोलकाता में है। पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर में है, और दक्षिणी मध्य क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र नागपुर में है, और दक्षिणी क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र तंजावुर में है। तो ये आपको पॉइंट पूरा याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्यों कहा जाता है? उत्तर प्रदेश गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है यहाँ पे, सही है। उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है, तो ये भी सही है। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है? नहीं, उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक नहीं है। ये कहाँ पे है आपका? महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र में है। और आपका चौथा कथन है उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है, सही है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1, 2 और 4 सही है। देख लेते हैं। चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में है, ना कि उत्तर प्रदेश में है। चीनी मिलों की संख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश का महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? इसमें पूछा है कि कौन, यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं डिटेल इसका। कह रहे हैं भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान का वाराणसी में है, ये सही है। केंद्रीय उपोष्ण अनुसंधान संस्थान ये श्रीनगर में नहीं है, ये आपका कहाँ है? लखनऊ में है। ठीक है, ये लखनऊ में है। और सी है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये भी लखनऊ में है। और दलहन अनुसंधान संस्थान ये आपका कानपुर में है। इसमें ऑप्शन आपका बी सही दे रहा है, जो कि सही सुमेलित नहीं होना चाहिए। बाकी अन्य तीनों जो है ए, सी, डी भी सुमेलित हैं। डिटेल देखिए आपको यहाँ दिया है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है, केंद्रीय उपोष्ण अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, और दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।